हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टार्टअप किया था अपना कंट्रोलिंग का चैप्टर और पार्ट नंबर 1 हम लोग अपने कंट्रोलिंग का कंप्लीटली ओवर कर चुके हैं। उस पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोलिंग का मीनिंग और साथ में डिस्कस किया था हम लोगों ने अपनी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। और आई होप अच्छे से आप लोगों को याद भी है वो कंट्रोलिंग की प्रोसेस। पॉइंट नंबर 1 सेटिंग स्टैंडर्ड्स, पॉइंट नंबर 2 measurement of actual performance, step number 3 comparison of actual performance with standards, number 4 is analyzing deviations। और इस एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर आप लोगों को याद होगा हमने टोटल दो एक्सेप्शंस पढ़े, दो मेन पॉइंट्स इसके अंदर हम लोगों ने पढ़े थे, जिसके अंदर पहला नाम क्या था हम लोगों का मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और सेकंड क्या था क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या फिर क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। एट लास्ट हमने क्या पढ़ा था फिर टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो ये पूरी की पूरी डिटेल हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल डिस्कस कर लिया था कि क्या मतलब होगा कंट्रोलिंग के मीनिंग का और क्या होगा कंट्रोलिंग की प्रोसेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कंट्रोलिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होंगी। अब बताइए जरा मुझे लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है। लिमिटेशंस का मतलब होता है नुकसान। भाई सोचकर देखिए, हम लोगों ने पढ़ा यार कि कंट्रोलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इस कंट्रोलिंग की क्या क्या लिमिटेशंस होंगी ये अपने को इसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा। तो कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस को समझने के लिए अपना टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसको मैंने याद करने के लिए एक निमोनिक्स लिया है जिसका नाम क्या है डील। क्या नाम है इसका? डील। डी से क्या बनेगा? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास ई, जिसका नाम क्या होगा? एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। फिर आता है हमारे पास ए का नाम क्या है यहाँ पे? एड कॉस्ट। एंड एल इज लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये सारी की सारी हमारी क्या है? कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस। तो अगर हम लोग बात करें इसके अंदर अपने पहले पॉइंट की, जिसका नाम क्या होगा? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से कल क्लास में डिस्कस किया था कि दो टाइप के स्टैंडर्ड्स हमारे पास देखने को मिलते हैं। पहले स्टैंडर्ड को मैं क्या बोलूंगा? क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। मतलब जब भी हम लोगों को बिजनेस के अंदर अपनी कंट्रोलिंग करनी होती है ना, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को काम करना पड़ता है स्टैंडर्ड को सेट करने का। तो दो टाइप के स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। नंबर 1 इज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, नंबर 2 इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखिए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को तो चेकआउट करना या क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को बनाना तो बहुत इजी है, हम लोग इजीली बना लेते हैं। लाइक जैसे हम लोग बात करें कि कस्टमर को किस टाइप की क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने कहा सर क्वालिटी ए ही चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बी तो कस्टमर लेगा नहीं, क्योंकि कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। अगर हम लोगों को कस्टमर को अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड करना है तो ऑब्वियसली हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उस बंदे को भैया हमें ए क्वालिटी प्रोडक्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सोच के देखूं कि कस्टमर को किस प्राइस पे वो सामान दिया जाए, तो कस्टमर तो सोच के देखिए, क्या इस बात का पता लगा पाना पॉसिबल है क्या कि कस्टमर को इस प्राइस पे इस क्वांटिटी पे ये सामान दिया जाए? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो स्टैंडर्ड हम लोग क्वालिटेटिव तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्टीज हम लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जब हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड को बेटा सेटअप करते हैं? अपने क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड को सेटअप करते हैं। तो ये तो यहाँ पे बातें लिखी हुई है सारी की सारी, देखिए ध्यान से। कह रहा है सर्टेन स्टैंडर्ड्स लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट की क्वालिटी आर डिफिकल्ट टू मेजर बिकॉज दे कैन नॉट सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। इसको क्वालिटी वाइज तो हम लोग सेटअप कर सकते हैं, क्वालिटी ए, क्वालिटी बी, क्वालिटी सी, लेकिन अगर इसको मैं क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिस्कस करना और डिस्क्राइब करना चाहूं तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है बेटा कंट्रोलिंग की। आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। तो क्योंकि अगर कोई चीज क्वांटिटेटिव टर्म में है तो उसको हम लोग इजिली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज अगर क्वालिटेटिव टर्म में है तो उसको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल टास्क होता है। आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे कहा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन दोनों चीजों को हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर वेरीफाई या फिर मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन हम लोगों ने बोल दिया कि डिफिकल्ट इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आप लोगों से बोला कि आप तो ना 12th के अंदर 97% ले जाएंगे। अब सोच कर देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सोच के देखो क्या पैसा पॉसिबल है? आपकी 10th क्लास में परसेंटेज है 50%, 11th क्लास में परसेंटेज है 40%। सोच के देखो क्या ये स्टैंडर्ड सेट कर पाना पॉसिबल है क्या कि हाँ आप तो 99% मार्क्स ले ही लोगे? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये स्टैंडर्ड मैं सेट कर सकता हूँ क्वालिटेटिव के अंदर कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे, आप लोग बहुत मेहनत करेंगे, तो ये क्या है? क्वालिटेटिव। बट यहां पर हम लोग बोलेंगे कि भैया डिफिकल्टी है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोई पर्सन है और वो सारा दिन में सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के अलावा और कुछ भी नहीं आता है, पढ़ाई लिखाई तो जीरो, और बिल्कुल जीरो पढ़ाई लिखाई। मैं स्टैंडर्ड सेट कर रहा हूं कि वो दिन के अंदर अपने 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ेगा। अरे भैया कैसे पॉसिबल है यार? मतलब ये स्टैंडर्ड सेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड था, उस पर्सन के लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? ओके है?
सेकंड बेटा जी सबसे बड़ी लिमिटेशन, सेकंड वन इज एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। तो क्या मतलब होता है एम्प्लॉय रेजिस्टेंस का? चलिए इसको हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे और इंपॉर्टेंट बात है ये एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। देखिए अगर हम लोग बात करें एम्प्लॉय रेजिस्टेंस की, तो कहते हैं इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज does not like that their performance should be appraised, otherwise their limitations will come out, especially in case of personal observation method। कई बार क्या होता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड का बेटा मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक बंदे के सर पे एक बंदा सुपरवाइजर बिठा रखा है कि वो सारी चीज चेकआउट करेगा कि ये बंदा ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए आप लोग खाना खा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ कि ढंग से खाना खा रहे कि नहीं खा रहे, पढ़ रहे हो मैं देखे जा रहा हूँ पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, मतलब मेरा फोकस सिर्फ आपके ऊपर ही है। जरा सोच के देखिए अगर मैं पूरा का पूरा फोकस ही सारा का सारा आपके ऊपर रखना हो यार, तो क्या आप अच्छे ढंग से काम कर पाओगे? सोच के देखो आपके माइंड में क्या आएगा, यार इस बंदे को तो यार मेरे तो सुपरवाइजर को मेरे पर विश्वास ही नहीं है, इसको तो बस अपनी पड़ी है, मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं कि मैं ढंग से काम करूंगा। तो आपके जो माइंड में होंगे ना वो एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी, ये बंदा मेरे ऊपर शक कर रहा है, ये बंदा मेरे को ऊपर डाउट कर रहा है कि पता नहीं मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। तो इसका मतलब जब ऐसा होगा ना तो इसका मतलब इंप्लॉय क्या करने लग जाते हैं, रेजिस्ट करने लग जाते हैं, उनको ये चीजें पसंद नहीं आती है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज। अब सोच के देखो वो बंदा इनएफिशिएंट है तो उसके माइंड में क्या जाएगा यार, अब अगर मैं एफिशिएंट हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं सारा काम टास्क परफॉर्म करूंगा टाइम पे। लेकिन अगर मैं इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज हूं तो उनको ये चीज पसंद नहीं आती कि हम लोगों की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कहे जाए। सोच के देखिए जरा, अब उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम लोग शो करेंगे आगे पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू तो उनको पता है हम लोग तो इनएफिशिएंट है, तो इसका मतलब वो जो इंप्लॉयज है वो क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे और अच्छे तरीके से काम भी अपना नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक लिमिटेशन होगी बेटा किस चीज की, कंट्रोलिंग की। हाँ हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग करना अच्छा है लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं किस चीज की, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3, थर्ड वन इज एड कॉस्टली। अब क्या एड कॉस्टली, तो जो कंट्रोलिंग की बेटा प्रोसेस है ना ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। अब आप कहोगे सर क्यों कॉस्टली प्रोसेस है? क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए आप लोगों को लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ वर्क, मतलब दुनिया भर की चीजों को आप लोगों को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं आप लोगों से बात करूं कंट्रोल करने के लिए चीजों को, इंप्लॉयज को देखने के लिए आप लोगों को सीसीटीवी कैमरास लगाने पड़ेंगे। तो सोच के देखो क्या सीसीटीवी कैमरास बहुत आसानी से आते थे क्या? बहुत कॉस्टली आते हैं सीसीटीवी कैमरास। क्लियर है? और दुनिया भर की महंगी महंगी डिवाइसेस लाइक स्कैनर लगाना पड़ेगा आपको अटेंडेंस के लिए, सीसीटीवी कैमरास हो गए या और कंप्यूटर सिस्टम लगाने पड़ेंगे आप लोगों को। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर आप लोगों को ह्यूज इन्वेस्टमेंट खर्च करनी पड़ेगी, पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए हम लोग बोल देंगे कि कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस होगा। क्लियर हो गया यहां तक की बातें? उसके बाद फोर्थ नंबर पे लिमिटेशन आप लोगों के पास आती है क्या, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब क्या मतलब है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स? जनरली इन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब सोच के देखिए मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर तो मैंने वहां पे आप लोगों को साफ साफ एक बात बताई थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अनकंट्रोलेबल होंगे, मतलब जो आप लोगों के हाथ में है ही नहीं, जिनको आप लोग कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मतलब वो सारे के सारे ऐसे फैक्टर्स जिसको आप लोगों के हाथ में कंट्रोल है ही नहीं है, मतलब वो ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, अपने आप चेंज होते हैं। लाइक जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस या फिर कंपटीशन मार्केट का। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि बिन बुलाए मेहमान होते हैं, ये अपने आप से आ जाते हैं और इनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये भी एक बड़ी लिमिटेशन होगी किसकी, कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग हमारे लिए तब आसान बन जाती अगर हम लोग अच्छे तरीके से हमारे बाहर के फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाते, लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है ही नहीं है उसके ऊपर कंट्रोल कर पाना पॉसिबल टास्क नहीं होता। क्लियर हो गया? तो यहां से हम लोगों ने पूरे के पूरे पॉइंट्स लर्न कर लिए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहला पॉइंट क्या था, डिफिकल्टी इन तो चेक आउट द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करना या फिर चेकआउट करना, स्टैंडर्ड बनाना बहुत टिपिकल टास्क होता है। क्लियर हो गया? उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पूरे पूरे टॉपिक की, जिसका नाम क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये इस पूरे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके आगे ऊपर डाल देना वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। याद कीजिए मैंने प्लानिंग का मीनिंग आपको क्या पढ़ा था, प्लानिंग is decided in advance, यानी कि it is a process of deciding in advance what to do, how to do and who should do it। याद आप लोगों को मैंने पढ़ा था प्लानिंग का मीनिंग, कि प्लानिंग का मतलब क्या है भैया, क्या काम करना है, कैसे काम को करना है और किसके द्वारा काम को किया जाना है। ये सारी बातें हम लोगों ने की थी कहां पे, प्लानिंग के अंदर की थी। अब प्लानिंग का क्या रिलेशन होगा कंट्रोलिंग के साथ, यही इस टॉपिक के अंदर अपने को पढ़ना है कि क्या व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ये दोनों पॉइंट्स, यहां पे समझते हैं।
अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज डन इन द फ्यूचर, लाइक स्टैंडर्ड सेट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली प्लानिंग करना। अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग मतलब इट मेजर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ देयर इज एनी डेविएशन। मतलब हम लोग जब अपने स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं वो क्या है, प्लानिंग है। और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस आई, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैचअप किया गया, डेविएशंस को फाइंड आउट किया गया, तो ये क्या है, एक कंट्रोलिंग है। तो इसका मतलब जब तक प्लानिंग होगी नहीं यार तब तक क्या कंट्रोलिंग पॉसिबल है क्या? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट होंगे ही नहीं तो कंपैरिजन करोगे इसके साथ में। हाँ या ना। एक एग्जांपल से बात कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने कहा कि भैया मुझे ना 12th के अंदर 99% मार्क्स लेकर आने हैं, ये मेरा क्या है, स्टैंडर्ड है। अब 12th का रिजल्ट आया, मेरा मार्क्स कितना है, मान लीजिए 82% मार्क्स है। इसका मतलब बताओ क्या मैंने जो सोचा था क्या वैसा रिजल्ट आया? नहीं। सोचा था कितना, 99, आए कितने, 82। तो जो ये 17% की डेविएशन है इसको मुझे चेकआउट करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, डेविएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, फिर उसके लिए मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये बनेगी क्या, मेरी कंट्रोलिंग। तो 99% सेट करना क्या थी, प्लानिंग। रिजल्ट आना, उसको फिर एनालाइज करना, देन करेक्टिव एक्शन लेना, वो क्या है, कंट्रोलिंग है। तो इसका मतलब अगर प्लानिंग होती ना तो जरा सोच के देखो क्या कंट्रोलिंग पॉसिबल थी? आप कहेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एक मीनिंग भी क्या है, पूरा प्लानिंग का रिलेशन है कंट्रोलिंग के साथ। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आप लोग को कहता है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर निकाल दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। लो जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, कह रहे प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल दी क्वेश्चन ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। क्या बोला गया, कहते हैं प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। मतलब आप लोगों ने मान लो कंट्रोलिंग 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 करे जा रहे हो बट प्लानिंग ही नहीं है तो वो मीनिंगलेस है, उसको कोई फायदा ही नहीं है करने का। अगर आप लोगों ने प्लानिंग कर ही नहीं रखी है और बस कंट्रोल कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या है, एक चीज मीनिंगलेस है। मतलब सिर्फ उसके ऊपर आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसको करने का। फिर क्या कह रहे हैं, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड, मतलब कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं है विदाउट प्लानिंग। मतलब दोनों बातें देखो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल दी। अब देखो कह रहे विदाउट प्लान, अगर हम लोग प्लान नहीं करते तो देयर इज नो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इफ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस। भाई जब तक आप लोग प्लानिंग करोगे नहीं, प्लान्स बनाओगे नहीं, तो कंट्रोलिंग करने का तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं। इसका मतलब विदाउट प्लान देयर इज नो कंट्रोल। कह सकते हैं हम लोग, ये नहीं कह सकते विदाउट प्लान देयर इज नो कंट्रोल। अब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार तो उसको आप लोग मैच करोगे किसके साथ में? स्टैंडर्ड होंगे तभी तो मैच करोगे ना स्टैंडर्ड के साथ में आप लोग अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, तभी तो डेविएशंस को एनालाइज करोगे, तब तो करेक्टिव एक्शन लोगे। वरना कोई दिक्कत, मतलब विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग इज नथिंग। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब कंट्रोलिंग के जो मेथड्स होंगे बताइए वो क्या क्या होंगे। द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स एंड मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब मान लीजिए एट द एंड आप लोगों ने क्या किया, करेक्टिव एक्शंस लिए, तो जो नेक्स्ट ईयर के लिए, जो आगे के लिए आपकी प्लानिंग होगी ना, उसके लिए आप लोग सिक्योर हो जाओगे, सेफ हो जाओगे कि हाँ पिछले साल ये गलती की थी तो अब आने वाले टाइम में हम लोगों को भी ये गलती नहीं करनी है। तो जब इसका मतलब कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को जब स्टैंडर्ड से मैचअप किया गया तो जो भी करेक्टिव एक्शंस निकल कर आए वो आप लोगों के लिए आगे के लिए बहुत कामयाब होने वाले हैं। वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग अब क्या करेंगे, आगे के लिए सेफ और सिक्योर बन गए हो। क्यों? क्योंकि जो गलतियां आप लोगों ने पहले की हैं अब वो गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। क्लियर है? फिर देखो क्या कह रहे प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्यूटिव प्रोसेस। सर है ही सही, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को पढ़ा था प्लानिंग के बारे में तो मैंने वहां पे आप लोगों को एक बात साफ साफ क्लियर की थी कि प्लानिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब मेंटली जो काम करना होता है, दिमागी जो काम करना होता है वो प्लानिंग है। तो यहाँ पे वही तो कह रहा है कि प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की प्रोसेस प्लानिंग है। लेकिन कंट्रोलिंग इवोल्यूशन की प्रोसेस है, रिजल्ट आने की प्रोसेस है। तो ये तो लिखा हुआ है, कह रहे प्लानिंग एक्सप्लेन्स द पाथ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन कंट्रोलिंग टू चेक आउट द दैट डिसीजंस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन और नॉट। क्लियर हो गया? तो कंट्रोलिंग तो क्या है, जो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की है ना, उस प्लानिंग को कंट्रोल करने का जो बार बार टास्क को आप लोग बीच बीच में रोक के चेकआउट करोगे अपनी चीजों को, टास्क को, उसको तो क्या कहोगे, कंट्रोलिंग। लेकिन प्लानिंग तो बस आपने सोच लिया, विचार लिया, एक्शन करने का काम कंट्रोलिंग है। थिंकिंग का, सोचने करने का काम किसका है, आप लोगों की प्लानिंग का टास्क होता है। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहे बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग।
और बैकवर्ड लुकिंग। क्या मतलब है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी टिक मार्क कर लेना। जो बेटा प्लानिंग और कंट्रोलिंग है ना, वो दोनों है, फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है। सर कैसे? देखिए, कह रहे प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ये तो हमें समझ में आ गया कि जो प्लानिंग है वो तो फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब आगे के लिए सोचती है, फ्यूचर के लिए सोचती है, क्योंकि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, यस और नो, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो ये क्या है, फ्यूचर के लिए सोचना। तो कह रहे प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, इट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। लेकिन कह रहे प्लानिंग गेट्स फीडबैक एंड बिकम बेटर थ्रू कंट्रोलिंग, इट्स कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। जैसे कि आप लोगों ने जब कंट्रोल किया, कंट्रोल करने के बाद आप लोगों को जो फीडबैक मिला, इसका मतलब आप लोग वापस गए कि हाँ हमने ये स्टैंडर्ड्स गलत डिसाइड किए थे, हमने ये प्लान्स गलत बनाए थे, अब आगे आने वाले टाइम के लिए हमें ये गलती नहीं करनी है। तो कंट्रोलिंग की हेल्प से हम लोग कहां जा पाए, पीछे की तरफ जा पाए, कि हमने जो डिसीजंस गलत लिए थे, स्टैंडर्ड गलत सेट किए थे। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो प्लानिंग है ना, वो फॉरवर्ड लुकिंग तो है ही सही, लेकिन साथ साथ में क्या है, वो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी होगा। सेम ऐसी कंट्रोलिंग है। अब बताओ जरा, कंट्रोलिंग बेसिकली क्या करता है? कंट्रोलिंग एग्जामिन्स पास्ट एक्टिविटीज टू फाइंड आउट डेविएशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड, इज अ बैकवर्ड लुकिंग। क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग क्या चेकआउट करते हैं, हमने पहले क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही, फिर उसके एनालाइजिंग की डेविएशंस को, देन फिर करेक्टिव एक्शंस लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोगों को पास्ट एक्टिविटीज पे जाना पड़ा कि हमने क्या 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 किया था। इसलिए बोलूंगा कि कंट्रोलिंग क्या एग्जामिन करता है, बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस को। लेकिन कंट्रोलिंग तो कह रहा है एक फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? कह रहे कंट्रोलिंग सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स, इट इज कॉल्ड एज फ्यूचर फॉरवर्ड फंक्शन। क्योंकि हम लोग जब कंट्रोल करेंगे तो जो भी उसके इफेक्टिव एक्शंस होंगे, वो हम लोग आने वाले टाइम में फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाएंगे, कि आने वाले टाइम में हम लोगों ने जो गलतियां, सॉरी पिछले टाइम में हमने जो गलतियां की हैं, वो आने वाले टाइम में वो गलतियां रिपीट ना। यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो आज हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ लिया। क्या किया, एक तो हमने पढ़ी लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, और एक हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। आखिरी टॉपिक आप लोगों का इसका रह गया है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसका नाम क्या होगा, बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग। थैंक यू सो मच गाइस।